अज़ीज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, मयारी उर्दू में आप तमाम का मैं दिली खैर मकदम करता हूँ। इससे कबल की वीडियोज़ में आपने देखा था दक्कन में उर्दू शायरी का आगाज़ व इर्तिक़ा और दक्कन में उर्दू नस्र का आगाज़ व इर्तिक़ा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दक्कन में उर्दू नस्र और शायरी के आगाज़ व इर्तिक़ा के हवाले से अहम मौरूज़ी सवालात, जो आपके इम्तिहान के हवाले से काफ़ी अहम है। चूँकि हम लोग इससे कबल तफसीली तौर पर देखे थे, जो कि आपके इम्तिहान में 6 नंबर या 12 नंबर के सवाल का जवाब होगा। और अब हम लोग देखेंगे कि जो मौरूज़ी सवालात हैं उस चीज़ को हम लोग हल करेंगे कि दक्कन में शायरी और नस्र के हवाले से जो आगाज़ व इर्तिक़ा है, उससे जो भी अहम अहम मौरूज़ी सवालात बन सकते हैं, जिसको किसी के इम्तिहान में ऑब्जेक्टिव या किसी के इम्तिहान में MCQ के तौर पर ये सवालात आते हैं, उसे कैसे हल करेंगे। इस वीडियो में अहम अहम सवालात दिए गए हैं जो कि दक्कन में शायरी और नस्र दोनों के हवाले से है। इसमें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब से शेयर करें ताकि वो भी इसे इस्तेफ़ादा कर सके। वीडियो के हवाले से अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। नाज़रीन, आइए शुरू करते हैं अब इस वीडियो का। पहला सवाल देखिए, दक्कन में उर्दू किसकी किताब है? तो दक्कन में उर्दू किसकी किताब है? ऑप्शन है नसीरुद्दीन हाशमी, शौकत सब्ज़वारी, अज़मतुल्लाह क़ासिमी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। देखिए, चूँकि इस वीडियो में मैंने MCQ के अंदाज़ को इसलिए अपनाया है ताकि आप इससे भी वाकिफ़ हो सकें, क्योंकि इससे कबल जो भी मौरूज़ी सवालात वाले वीडियोज़ थे उनमें मैंने जो आपको एक जुमले में लिखना होता है उस अंदाज़ को मैंने अपनाया था। इसमें मैंने MCQ को अपनाया ताकि आप ऑप्शन से भी वाकिफ़ रहें और जब आपको आपके इम्तिहान में ऑप्शन के तौर पर सवाल आए तो आप किस तरह से उसका इंतखाब करें। तो अब देखिए, सवाल नंबर 1 में है कि दक्कन में उर्दू किसकी किताब है? ये किताब का नाम है दक्कन में उर्दू। तो इस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं अलीफ़, ऑप्शन अलीफ़, नसीरुद्दीन हाशमी। ये नसीरुद्दीन हाशमी की किताब है। इस किताब को इसलिए भी आप याद रखें क्योंकि आपसे ये भी सवाल हो सकता है कि उर्दू के दक्कन में पैदा होने का नज़रिया किस किताब में मौजूद है? तो वो है दक्कन में उर्दू। इस किताब में इस नज़रिए को पेश किया गया है। तो दोनों एतबार से ये सवाल अहम है कि दक्कन में उर्दू किसकी किताब है? तो ये नसीरुद्दीन हाशमी की। और इसी किताब में नसीरुद्दीन हाशमी ने उर्दू के दक्कन में पैदा होने का नज़रिया भी पेश किया था। ठीक है, आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। किस सुल्तान ने अपना दारुल खिलाफा दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद मुंतकिल किया था? तो इस सवाल में सबसे पहले आप ये देखें कि किस सुल्तान ने अपना दारुल खिलाफा जो है उसे अंग्रेज़ी में कैपिटल कहते हैं, दारुल हुकूमत ये भी कहते हैं, राजधानी भी कहते हैं हिंदी में। तो किस सुल्तान ने अपना दारुल खिलाफा दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद मुंतकिल किया था? यानी कि ये देवगिरी जो है वो जुनूब में है, दक्कन में है। और देवगिरी जब उन्होंने मुंतकिल किया था तो उन्होंने उस जगह का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया था। तो किस सुल्तान ने ये काम किया था? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन खलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, कुली कुतुब शाह। तो इन 4 ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है जीम, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अच्छा, इस सवाल के हवाले से मैं एक और बात बता दूं कि ये जहन में रखें कि दिल्ली से देवगिरी, यानी कि पहले सल्तनत दिल्ली थी, दारुल खिलाफा दिल्ली था, उसको चेंज करके देवगिरी कर दिया गया और फिर देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद कर दिया गया। ठीक है, तो किस सुल्तान ने किया था ये? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को देवगिरी से मुंतकिल किया था और देवगिरी का नाम देवगिरी से बदल करके दौलताबाद रख दिया था। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना दारुल खिलाफा दिल्ली से देवगिरी कब मुंतकिल किया था? एक तो हम लोग इससे पहले देखें कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी मुंतकिल किया था और इन्होंने कब मुंतकिल किया था? तो इन्होंने जो मुंतकिल किया था वो है 1327 ईस्वी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन अलीफ, 1327 ईस्वी में। ये इसलिए अहम है क्योंकि उर्दू के आगाज़ व इर्तिक़ा के हवाले से ये फ़ैसला बेहद अहम है। तारीख़ी एतबार से इसका जो भी नतीजा निकला हो, लिसानी एतबार से, उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के एतबार से इस फ़ैसले के दूररस नताइज निकले थे। इसीलिए ये आपके जहन में होना चाहिए कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना दारुल खिलाफा दिल्ली से देवगिरी मुंतकिल किया था। दिल्ली शुमाल में है, देवगिरी जुनूब में है।
इसी लिए उर्दू का आगाज़ और इर्तिका जो है दक्कन में हो पाया, क्योंकि इसी के साथ तफसीली वीडियो में इसे अच्छे से बयान किया गया, तो आप उसे ज़रूर देखें। बहरहाल मैं आगे निकलता हूँ। तो इन्होंने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना दारुल खिलाफत दिल्ली से देवगिरी कब मुंतकिल किया था? तो 1327 ईस्वी में। सही जवाब है ऑप्शन अलीफ 1327 ईस्वी में। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कि बहमनी सल्तनत का क़याम कब अमल में आया था? तो बहमनी सल्तनत का क़याम कब अमल में आया, इसके लिए 4 ऑप्शन है, 1327, 1323, 1347, 1357। तो इसका दुरुस्त जवाब है 1347। 1347 ईस्वी में बहमनी सल्तनत का क़याम अमल में आया था। चूँकि मैं इसके पीछे ज़रा जो पस मंज़र वो बता दूँ कि दिल्ली के जो सुल्तान थे वो दक्कन के इलाकों को फ़तह करके वहाँ पे इन्होंने अपना एक अमीर मुंतखब किया था, मुकर्रर किया था, जो कि उस इलाके को चलाते थे, जिसको आप गवर्नर समझ सकते हैं। तो उन्होंने खलजी ने एक निज़ाम हुकूमत कायम किया जिसमें एक अमीर मुंतखब करते थे और उस अमीर के ज़ेर तहत जो है 100 गाँव देते थे, यानी कि एक अमीर 100 गाँव का हुक्मरान होता था जो कि चलाता था 100 गाँव को। तो इस तरह से अलग अलग अमीर अलग अलग तरह के 100 गाँव को चलाते थे। चूँकि 100 पर मबनी है इसलिए इसको सद्दा कहा जाता था, और अमीरों को मिला करके अमीरान सद्दा, यानी अमीरान सद्दा का निज़ाम ये था कि एक अमीर जो है 100 गाँव का हुक्मरान होता था जो कि सुल्तान के ज़ेर नगी रहता था। तो बहमनी सल्तनत का जो बुनियाद गुजार है वो भी अमीरान सद्दा में से एक अमीर है जो कि इस इलाके में था और बगावत करके 1347 ईस्वी में बहमनी सल्तनत की बुनियाद डाल देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बहमनी सल्तनत के बानी का नाम बताइए। तो बहमनी सल्तनत के बानी का नाम है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, अलिफ हसन खान, बहमन खान, सलमान खान या मोहम्मद नासिर। तो बहमनी सल्तनत के बानी का जो नाम है वो है हसन खान। देखिए इसका असल में नाम था ज़फ़र खान, ठीक है, लेकिन उर्दू की ज़्यादातर किताबों में जो है हसन खान ही नाम लिखा हुआ आता है, लेकिन उनका जो नाम है वो है ज़फ़र खान, क्योंकि तारीख़ी किताबों में उसका असल नाम जो है वो ज़फ़र खान ही लिखा आता है। बहरहाल तो चाहे वो हसन खान हो या ज़फ़र खान हो, दोनों इसके लिए दुरुस्त है। तो बहमनी सल्तनत के बुनियाद गुजार का नाम है हसन खान और बहमनी सल्तनत की बुनियाद पड़ी थी 1347 ईस्वी में। अगला सवाल कि हसन खान का लक़ब क्या था? इन्होंने जो बहमनी सल्तनत के बुनियाद गुजार हैं उनका क्या लक़ब था? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास, ज़फ़र खान, अलाउद्दीन बहमन शाह या यूसुफ बहमन शाह, दाऊद शाह बहमनी या गयासुद्दीन बहमन शाह। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है अलीफ, ज़फ़र खान अलाउद्दीन बहमन शाह। अब देखिए ज़फ़र खान अलाउद्दीन बहमन शाह जो है ये इस लक़ब से हुकूमत करते हैं। ठीक है, जब बगावत करके ख़ुद मुख्तारी का ऐलान करते हैं तो इस लक़ब के साथ वो तख्त पर बैठते हैं। किस लक़ब के साथ? ज़फ़र खान अलाउद्दीन बहमन शाह। लेकिन ये जो मशहूर हैं वो हैं अलाउद्दीन हसन गंगूह बहमन शाह। अब हसन गंगूह जो है इसको जिस वक्त ये अमीर थे, अमीरान सद्दा में से थे, तो उस वक्त जो है इनको दिल्ली सल्तनत से एक लक़ब दिया गया था हसन गंगू का। ठीक है, बहरहाल इसके पीछे तारीख़ है, इसलिए वो हसन गंगू के नाम से भी बहुत मशहूर है। ये ज़फ़र खान जो है ये हसन खान के नाम से मशहूर है, हसन गंगू के नाम से भी मशहूर है। तो इसको आप अपने जहन में रखें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहमनी सल्तनत की सरकारी ज़बान कौन सी थी? बहमनी सल्तनत की सरकारी ज़बान कौन सी थी? तो देखिए ऑप्शन हिंदवी, दक्कनी, फ़ारसी, तुर्की। अब आप यहाँ पे इस हिंदवी को हिंदी ना समझें, तफसीली वीडियो में समझाया गया कि ये हिंदवी जिस वक्त अमीर खुसरो शायरी कर रहे थे 13वीं सदी में, तो इन्होंने अपनी ज़बान को हिंदवी कहा था। ठीक है, तो हिंदवी या दक्कनी या फ़ारसी या तुर्की। तो मैं बता दूं कि बहमनी सल्तनत की सरकारी ज़बान जो थी वो दक्कनी थी। दक्कनी वही जो कि आज उर्दू है, उर्दू उस वक्त दक्कनी कहलाती थी। दक्कन में जाने के बाद तो उस वक्त की सरकारी ज़बान कौन सी थी? ऑप्शन पे दक्कनी। बहमनी सल्तनत का ज़वाल कब अमल में आया? तो बहमनी सल्तनत का ज़वाल जो है वो यहाँ 1518, 1400, 1500 या 1600। तो इसका ज़वाल जो है वो ऑप्शन अली दुरुस्त है, 1518 ईस्वी में बहमनी सल्तनत का ज़वाल हो जाता है। तो आगाज़ हुआ 1347 ईस्वी में हसन खान के ज़रिए और इसका ज़वाल हो जाता है 1518 ईस्वी में। जिस तरह से हसन खान ने
दिल्ली के सुल्तान से बगावत करके अपनी हुकूमत कायम की थी, बहमनी सल्तनत। उसी तरह से बहमनी सल्तनत जब कमज़ोर पड़ने लगी तो इसी सल्तनत के जो गवर्नर थे उन लोगों ने बगावत करके अपनी अपनी सल्तनतें कायम कर ली। यहाँ पर मैं एक इजाफी बात बताता चलूँ कि बहमनी सल्तनत के ज़वाल होने से इससे निकल के 5 सल्तनतें वजूद में आती है। यानी इसी सल्तनत में जो गवर्नर या वज़ीर या अमीर बन करके थे उन लोगों ने जब देखा कि सुल्तान कमज़ोर पड़ रहे हैं तो अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। तो बहमनी सल्तनत के टूटने के बाद जो है हमें ये ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि कितनी सल्तनतें निकली थी, 5। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल भी यही है कि बहमनी सल्तनत के ख़ात्मे के बाद इससे कितनी सल्तनतें वजूद में आईं। तो इससे 5 सल्तनतें वजूद में आई। इससे पिछले सवाल में आपने देखा कि कितनी सल्तनतें, ऑप्शन दाल इसका दुरुस्त है। इससे 5 सल्तनतें वजूद में आती हैं इसी सल्तनत से टूट के, यानी कि इसी के वज़ीर अमीर या जो गवर्नर थे उन लोगों ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। ठीक है, तो बहमनी सल्तनत का ज़वाल 1518 ईस्वी में, और उसके बाद जो है इससे 5 खुद मुख्तार सल्तनतें वजूद में आती हैं। अगले सवाल को देखते हैं। उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन देखिए, मीना सतवंती, कुतुब मुश्तरी, कदमराव पदमराव, फूलवन। तो उर्दू की पहली मसनवी जो है वो है कदमराव पदमराव। तो अब देखिए ये जो कदमराव पदमराव है ये किस दौर में ये मसनवी लिखी गई थी। तो ये मसनवी जो है बहमनी दौर में, बहमनी सल्तनत के वक्त में, अहमद शाह बहमनी गालिबन, तो इस वक्त में जो है ये मसनवी तख्लीक की गई थी। तो आप देखिए उर्दू के आगाज़ और इर्तिका के हवाले से ये बात आप जानते हैं कि बहमनी सल्तनत का अहम किरदार रहा है। तो इसी दौर में ये कदमराव पदमराव जो है तख्लीक होती है। मसनवी कदमराव पदमराव के खालिक का नाम बताइए। तो मसनवी कदमराव पदमराव के खालिक का नाम जो है वो है ऑप्शन अलीफ, फ़खरुद्दीन निज़ामी। सही जवाब क्या है? फ़खरुद्दीन निज़ामी। कहीं कहीं इस तरह से भी लिखते हैं कि निज़ामी बेदरी, तो चाहे वो निज़ामी बेदरी हो या फिर फ़खरुद्दीन निज़ामी हो, तो दुरुस्त जवाब यही है। फ़खरुद्दीन निज़ामी जो है वो मसनवी कदमराव पदमराव के खालिक हैं। और इसमें कदम जो है वो बादशाह है और पदम जो है उसका वज़ीर है। ये भी ज़हन में रखें, हो सकता है कि पूछ ले कि कदमराव पदमराव में बादशाह कौन है, वज़ीर कौन है। तो कदम बादशाह है और पदम जो है वो वज़ीर है। ठीक है, तो ये उसी सल्तनत के वक्त में। अच्छा, ये आप ज़हन में रखें कि ये अहमद शाह बहमनी के वक्त में ये मसनवी तख्लीक की गई थी। अगले सवाल को देखिए, नौसरहार के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो नौसरहार भी जो है वो मसनवी है और इसके मुसन्निफ़ का नाम है दाल, ऑप्शन दाल, अशरफ बयाबानी। अशरफ बयाबानी की मसनवी है नौसरहार। नौसरहार जो है वो मसनवी की हैयत में है और इसका जो मज़मून है वो करबला के ऊपर में, इसलिए बाज़ लोग इसको मरसिया भी कहते हैं। ये आप अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि नौसरहार का मौजू क्या है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि नौसरहार किसकी तख्लीक है, तो वो अशरफ बयाबानी की तख्लीक है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि नौसरहार का मौजू क्या है। तो नौसरहार का जो मौजू है करबला, अलीफ। इसमें करबला के वाक़ये को बयान किया गया है, मसनवी की हैयत में है। और चूँकि करबला के वाक़यात को हम लोग मरसिया में पेश करते हैं इसलिए इसे बाज़ लोग मरसिया भी कहते हैं। नौसरहार में 9 अबवाब हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुतुब शाही सल्तनत के बुनियाद गुजार का नाम बताइए। यानी कि जब बहमनी सल्तनत टूट गई थी, यानी कि कमज़ोर पड़ने के बाद उससे अलग अलग खुद मुख्तार सल्तनतें निकलने लगी थी, तो उनमें से एक का नाम है कुतुब शाही सल्तनत। तो ये कुतुब शाही सल्तनत के बुनियाद गुजार कौन थे? तो इसके सामने 4 ऑप्शन देखिए। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन अलीफ, यानी सुल्तान कुली। सुल्तान कुली, कहीं पे सुल्तान कुली शाह भी लिखा जाता है, इसका ख्याल रखिएगा। क्योंकि कुतुब शाह जो है तकरीबन तमाम हुक्मरान जो 8 गुजरे हैं सब ने इस्तेमाल किया कुतुब शाह, इसलिए तो सुल्तान कुली भी लिखा हुआ आता है या सुल्तान कुली कुतुब शाह। तो सुल्तान कुली कुतुब शाह तो नहीं, सुल्तान कुली ही अपने जहन में रखिए। ठीक है, क्योंकि इसी नाम से वो मशहूर भी है, सुल्तान कुली। अगला सवाल है कि उर्दू के पहले साहब दीवान शायर का नाम बताइए। तो उर्दू का जो पहला साहब दीवान शायर है, यानी कि ऐसा शायर जिसका दीवान मंजर आम पर आया। दीवान कहते हैं शायरी के मजमूए को, लेकिन उसकी एक तरतीब होती है रदीफ़ के एतबार से। बहरहाल तो उर्दू
کا جو پہلا دیوان ہے وہ قطب شاہی سلطنت میں ہی ملتا ہے اور اس شاعر کا نام ہے سلطان قلی قطب شاہ، آپشن بے، یعنی کہ یہ سلطان ہے، بادشاہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے شاعری کی اور اس طرح شاعری کی کہ اپنا دیوان مرتب کروا دیے، تخلیق کیے، تو سلطان قلی قطب شاہ اس کا درست جواب ہوگا۔ اردو کی پہلی داستان کون سی ہے؟ تو دیکھیے ہمیں پہلا صاحب دیوان شاعر بھی قطب شاہی سلطنت میں ملتا ہے اور اردو کی پہلی داستان بھی قطب شاہی سلطنت میں ہی ملتی ہے۔ تو اردو کی پہلی داستان ہے آپشن جیم، سبرس۔ سبرس جو ہے وہ اردو کی پہلی داستان ہے جو کہ قطب شاہی سلطنت میں تخلیق کی گئی تھی۔ اگلا سوال دیکھیے کہ داستان سبرس کے مصنف کا نام بتائیے۔ داستان سبرس آپ جان چکے ہیں کہ قطب شاہی سلطنت میں تخلیق کی گئی تھی، اردو کی پہلی داستان ہے۔ تو داستان سبرس کے مصنف کا نام ہے آپشن بے، ملا وجہی۔ ملا وجہی جو ہے وہ داستان سبرس کے خالق ہیں۔ اور سبرس کے حوالے سے میں بتا دوں کہ سبرس جو ہے ایک تمثیلی داستان ہے، یعنی کہ غیر مرئی چیز کو مرئی بنا کر کے پیش کی گئی، یعنی کہ جن چیزوں کا وجود نہیں ہے، جسم نہیں ہے، اس کو جسم بنا کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اس میں سبرس کو قصہ حسن و دل بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں حسن ہے، دل ہے، نظر ہے، تو یہ سب جو ہے ان تمام کو جسم عطا کی گئی ہے، اسی لیے اسے تمثیل بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگلا سوال دیکھیے کہ مثنوی قطب مشتری کس کی تخلیق ہے؟ تو مثنوی قطب مشتری جو ہے یہ بھی ملا وجہی کی تخلیق ہے۔ وجہی نے سبرس بھی لکھا اور قطب مشتری بھی لکھا۔ کس سلطنت کے اس میں؟ تو قطب شاہی سلطنت کے وقت میں مثنوی قطب مشتری اور سبرس کو تخلیق کیے تھے ملا وجہی نے۔ اگلا سوال دیکھیے کہ ملا وجہی نے قطب شاہی سلطنت کے کتنے سلطانوں کا دور دیکھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 4 سلطانوں کا دور دیکھا۔ قطب شاہی سلطنت میں اسے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ بعض جگہوں میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ وہ ملک الشعراء بھی تھے اس سلطنت میں۔ اگلا سوال دیکھیے کہ محمد قلی قطب شاہ اور بھاگمتی کی عشقیہ داستان کس مثنوی کا موضوع ہے؟ کس کی؟ محمد قلی قطب شاہ اور بھاگمتی۔ تو بھاگمتی اور قطب شاہ کی جو عشقیہ داستان ہے وہ مثنوی قطب مشتری میں ہے، دال، جسے ملا وجہی نے لکھا تھا۔ تو یہ آپ تمام اس طرح سے یاد رکھیں کہ ملا وجہی نے سبرس اور قطب مشتری لکھا۔ سبرس کو حسن و دل کا واقعہ بھی کہتے ہیں، قطب مشتری کو بھاگمتی اور قطب شاہ کی عشقیہ داستان بھی کہتے ہیں، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور ان دونوں کو وجہی نے قطب شاہی دور میں تخلیق کیا تھا۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ مینا ستونتی، سیف الملوک و بدیع الجمال اور طوطی نامہ کس کی تخلیق ہے؟ یہاں پہ 3 مثنویوں کے نام ہیں۔ ایک تو مینا ستونتی، یہ مثنوی ہے، سیف الملوک و بدیع الجمال یہ بھی ایک مثنوی ہے، اور طوطی نامہ یہ 3 مثنوی ہے۔ تو کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ تینوں مثنوی جو ہے وہ آپشن جیم، غواسی کی تخلیق ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ تمام کے وجہی کے دیکھ چکے ہیں، آپ وجہی، قطب مشتری اور سبرس۔ ابھی آپ ابن نشاطی کی بھی آگے دیکھیں گے، نصرتی کی تخلیق کو بھی آگے دیکھیں گے، اور اس میں آپ غواسی کی تخلیق کو دیکھ چکے جو کہ بہت اہم ہے۔ یہ تینوں مینا ستونتی، سیف الملوک و بدیع الجمال اور طوطی نامہ، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کیونکہ اکثر امتحان میں پوچھا جاتا ہے۔ تو ان تمام مثنویوں کے خالق غواسی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ مثنوی پھول بند کس کی تخلیق ہے؟ تو مثنوی پھول بند آپ نے وجہی کی تخلیقات کو دیکھا، غواسی کی بھی، اب نصرتی اور ابن نشاطی بچ جاتا ہے۔ تو اس میں درست جواب جو ہے وہ الف ہے، ابن نشاطی، یعنی کہ مثنوی پھول بند ابن نشاطی کی تخلیق ہے۔ یہ تمام جو ہے قطب شاہی دور میں ہی تخلیق ہو رہی ہے۔ اگلے سوال کو دیکھیے۔ میں نے اس انداز میں ترتیب سے سوالوں کو پیش کیا کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ کون سی تخلیق کس سلطنت میں وجود میں آئی ہے۔ تو ابھی جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سب دیکھ رہے تھے کہ قطب شاہی وقت میں، پہلے تو ہم لوگ دیکھیں گے قدمرا پدمرا بہمنی دور میں، اس کے بعد جو یہ تخلیقات ہیں یہ قطب شاہی دور میں وجود میں آئی ہیں۔ اب ہم لوگ آگے بھی دیکھیں گے کہ کس سلطنت میں کون سی تخلیق، تو اس طرح سے آپ کو یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ بہرحال اس سوال کو دیکھیے کہ وجہی، غواسی، ابن نشاطی کا تعلق کس سلطنت سے تھا؟
یہ شاعروں کی تخلیقات کو آپ نے دیکھا. اب دیکھیے کہ اس کا تعلق، تو ان تمام کا تعلق جو ہے وہ آپشن بے قطب شاہی سلطنت سے تھا. ٹھیک ہے، بہمنی سلطنت سے کس کا تھا تعلق؟ تو بہمنی سلطنت سے تھا آپ کا جا کے نظامی بیدری اور اشرف بیابانی، یہ ان دونوں کا تعلق تھا بہمنی سلطنت سے. اور قطب شاہی سلطنت سے کس کا تعلق ہے؟ وجہی غواثی ابن نشاطی کا. تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد عادل شاہی سے بھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ تعلق کس کا، کیونکہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ عادل شاہی دور کے کسی ایک شاعر کا نام بتائیے، تو اس وقت آپ پھنس جائیں گے. آئیے اگلے سوال کو دیکھتے ہیں کہ عادل شاہی سلطنت کا بانی کون ہے. ہم نے قطب شاہی دیکھا، ہم نے سب سے پہلے بہمنی سلطنت کے بانی کو دیکھا، قطب شاہی کو دیکھا، اب عادل شاہی کو دیکھتے ہیں. تو عادل شاہی سلطنت کا بانی جو ہے وہ ہے آپشن الف یوسف عادل شاہ. سلطان قلی قطب شاہی سلطنت کے، اس کے بعد حسن خان جو ہے وہ بہمنی سلطنت کے، یوسف عادل شاہ جو ہے وہ عادل شاہی سلطنت کے بانی تھے. اسے آپ یاد رکھیے گا. جگت گرو کس بادشاہ کا لقب ہے؟ جگت گرو، تو جگت گرو جو ہے یوسف عادل شاہ یا ابراہیم عادل شاہ، علی عادل شاہ یا ان میں سے کوئی نہیں. کس کا اس میں سے لقب ہے؟ تو اس میں جو ہے ابراہیم عادل شاہ کا لقب جو ہے وہ ہے جگت گرو، ابراہیم عادل شاہ. نورس کس کی تخلیق ہے؟ نورس، تو نورس جو ہے اس میں 9 باب ہیں اس لیے نورس ہے. تو یہ تخلیق جو ہے وہ آپشن بے ابراہیم عادل شاہ کی تخلیق ہے نورس، جس نے اپنے لیے لقب اختیار کیا تھا جگت گرو. اور علی عادل شاہ ثانی جو ہے انہوں نے استاد عالم کا لقب اختیار کیا تھا. استاد عالم علی عادل شاہ ثانی نے استعمال کیا تھا. اور علی عادل شاہ ثانی جو ہے آپشن جیم میں اس کا تخلص تھا شاہی. تو یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اس کے بعد دیکھیے کہ گلشن عشق علی نامہ تاریخ اسکندری یا فتح نامہ بہلول خان کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ آپ اس میں یہ سب مثنوی ہے، گلشن عشق ہو یا علی نامہ ہو یا تاریخ اسکندری. تاریخ اسکندری جو ہے اس کا اصل نام جو ہے وہ ہے فتح نامہ بہلول خان. تو فتح نامہ بہلول خان ہو، یہ تینوں مثنویاں ہیں اور ان تینوں مثنوی کے جو خالق ہیں اس کا نام ہے نصرتی. آپ نے وجہی کی تخلیق کو دیکھا، آپ نے غواثی کی تخلیق کو دیکھا، آپ نے ابن نشاطی کی تخلیق کو دیکھا، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں نصرتی کی تخلیق. تو نصرتی کی یہ تینوں مثنوی جو کہ بہت مشہور ہے. تاریخ اسکندری اور علی نامہ جو ہے وہ رزمیہ مثنوی ہے، اور گلشن عشق جو ہے وہ بزمیہ مثنوی ہے. اگر آپ یہ نہیں دیکھیں تو مثنوی کے حصے کو دیکھیے، جا کے سمجھ جائیں گے رزمیہ اور بزمیہ کیا ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ ابراہیم نامہ کس کی تخلیق ہے؟ ابراہیم نامہ، اب ہم لوگ یہ دیکھتے چل رہے ہیں کہ یہ سب جو شاعر ہیں وہ عادل شاہی دور کے شاعر ہیں. تو ابراہیم نامہ جو ہے وہ آپشن بے ابدل کی ہے. اسے عبدل نہیں پڑھنا ہے، یہ ابدل ہے. تو ابدل کی تخلیق ہے ابراہیم نامہ. ٹھیک ہے، اگلے سوال کو دیکھتے ہیں. نصرتی، رستمی، ہاشمی بیجاپوری، ابدل کا تعلق کس سلطنت سے تھا؟ تو ان تمام کا تعلق جو ہے وہ عادل شاہی سلطنت سے تھا. آپشن علی درست ہوگا. آپ نے بہمنی سلطنت کے شعراء کو دیکھا، قطب شاہی سلطنت کے اور عادل شاہی کے. ان تینوں کے شعراء بہت اہم ہیں، پوچھے جاتے ہیں، اس لیے ان تینوں کے شعراء کو یاد رکھیں تخلیقات کے ساتھ. تو ناظرین، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا دکن میں اردو شاعری اور نثر کے حوالے سے چند اہم موضوعی سوالات جو آپ کے امتحان میں اکثر آتے رہتے ہیں. تو اگر آپ کو اس میں کہیں بھی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور اظہار کریں تاکہ میں آپ کی کنفیوژن کو دور کر سکوں. اپنی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا اظہار ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے یا میں اپنی اصلاح کر سکوں. اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب سے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکے. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں. اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.